MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, ईरान सुलग रहा है, ईरान जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का रेप और कत्ल हो रहा है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, गैर इस्लामिक लोगों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में एक अजीब सी खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, ईरान को देखने के इस वक्त चार नजरिए हैं। एक तरफ खामेनेई है, उनके समर्थक हैं, उनका प्रशासन है, उनकी सरकार है। दूसरा जो नजरिया वो है ट्रंप का, अमेरिका के समर्थकों का। तीसरा नजरिया मुस्लिम देशों का है, जो दावे उम्मा के करते हैं, ब्रदरहुड के करते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर भाग जाने में माहिर है। और चौथा एक स्वतंत्र नजरिया हो सकता है, जो इन घटनाओं को मिलाकर देखे। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, जो किसी भी कीमत पर खामेनेई को हटा देना चाहता है। वो अमेरिका जो अपनी सत्ता के मद में, शक्ति के घमंड में इतना चूर है कि वो किसी भी देश की सत्ता को उखाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब ट्रंप सीधे तौर पर ईरान में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। वो देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर के ऊपर बुरी तरह से हमले हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि प्रदर्शन जारी रहे। वो कह रहे हैं कि संस्थानों पर जाकर कब्जा कर लो। खुलेआम ऐसे कौन भड़काता है? संस्थानों पर कब्जा कर लो, ये ट्रंप ने कहा। एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है, मदद का इंतजार करो। मदद कौन भेज रहा है? खुलेआम ट्रंप कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। दुर्व्यवहार करने वालों के नाम नोट कर लो, दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक नजरिया यह है, एक ट्रंप का नजरिया है, जो किसी भी तरह से सत्ताओं को पलटने के लिए जाने जाते हैं। वेनेजुएला ताजा उदाहरण है, उससे पहले बांग्लादेश आपके सामने है, जहां इसी मॉडल पर प्रोटेस्ट करके पूरी की पूरी सत्ता बदल दी। हालात वहां पर कैसे हैं आपके सामने। और दूसरी तरफ खामेनेई है, वो अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाज को सीधे कुचल देना चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्शकों, इस वक्त हो क्या रहा है, उसकी कुछ बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बानगी यह है कि मस्जिदें जल रही हैं, ये देखिए, लेकिन सबके सब खामोश है। भारत में कहीं गलती से एक मस्जिद पर कोई कार्रवाई हो जाए, भले ही वो कोर्ट के आदेश पर हो, और सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद के बाहर अगर इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई हो जाए तो क्या ही करते हैं, ये आसमान सर पर उठा लेते हैं। यहां से पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव गढ़े जाते हैं, यहां से रिएक्शन आते हैं। लेकिन अब जरा देखिए, वहां पर खबर यह है कि 50 मस्जिदें फूंक दी गई, जला दी गई, कोई चू तक नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भारत में कहीं बुर्के का मुद्दा उठे, ये सब सुलग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहां महिलाओं ने खुलेआम अपने बुर्के उतारे, जला दिए, हिजाब जला दिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इनके बदले में महिलाओं को मारा गया, सब के सब लेकिन खामोश है, चुप होकर बैठे। ना महिलाओं की चॉइस का ध्यान है, जो बार बार कहा जाता है कि पहनावा उनकी चॉइस है, अपनी मर्जी से करें। लेकिन यहां मर्जी नहीं चलती, यहां मर्जी के खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे। ना उनकी जिंदगी और सम्मान का किसी को ध्यान है। लेकिन उम्मा का दावा करने वाले, ये तीसरी नजरिए की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं? वो कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, घी पी रहे हैं। ना उनको मुसलमानों का कत्लेआम दिख रहा है, ना इस कत्लेआम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और ना अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत है। आतंक की मदद के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की याद इन्हें आ जाती है। कहीं गाजा होगा, कहीं हमास का समर्थन करना होगा,
इन्हें याद आएगा कि अरे वो तो मुस्लिम है, मुस्लिमों की मदद करनी चाहिए, हम मुस्लिम ब्रदरहुड हैं। लेकिन डंके की चोट पर अगर ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं तो उन ट्रंप के खिलाफ एक लाइन इनसे नहीं बोली जा रही। अरे बोलेंगे भी कैसे? किसी को ट्रंप के साथ डिनर करना है, किसी को खैरात लेनी है, करोड़ों डॉलर अगर अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका के खिलाफ क्या ही बोलेंगे? ये ईरान की मदद करने कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? दोस्तों, ईरान में हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और इसलिए भारत ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की और भारतीय लोगों से कहा है कि ईरान छोड़ दें तो बेहतर होगा। अगर किसी वजह से नहीं छोड़ सकते तो सुरक्षित ठिकानों पर जाएं, प्रोटेस्ट जहां पर हो रही हो उनसे बिल्कुल दूरी बनाएं और सुरक्षित किसी तरह रहें, वहां के दूतावास से आप संपर्क करें। और इसकी वजह क्या है? लगातार खबरें ये आ रही हैं कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर पत्रकार मारे जा रहे हैं तो पत्रकारों के मारे जाने पर ना कोई पत्रकार बोल रहे हैं। महिलाओं की रेप और हत्या की खबरें मिल रही हैं, लेकिन कोई फेमिनिस्ट गैंग, कोई फेमिनिस्ट ग्रुप किसी तरह से उठकर बोलने के लिए तैयार नहीं। और मानवाधिकार वाले जो हैं उनसे मैं उम्मीद ना के बराबर रखता हूं, क्योंकि वो बड़े सिलेक्टिव है, मैं जानता हूं। और वो इस बार भी मेरी इस आशा पर, मेरी इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, चुप होकर बैठ गए, हमेशा की तरह खामोश है। और ये सारी की सारी बिरादरी, आपको याद होगा गाजा के टाइम पर सुपर एक्टिव थी, ये सब ओवर टाइम कर रहे थे, लेकिन इनकी सहानुभूति ही सिलेक्टिव है। इनका सिलेक्शन इस आधार पर नहीं होता कि मुस्लिम कहां है, इनका सिलेक्शन इस आधार पर होता है कि फंडिंग कहां है, इनका सिलेक्शन इस आधार पर होता है कि किस तरफ जाने से हमें फायदा मिलेगा। हमास पर होता हुआ एक्शन इन्हें मानवता की हत्या लगता है, लेकिन इन्हें खामेनेई का ये जो नरसंहार हो रहा है ये दिखता नहीं। और अगर खामेनेई के चश्मे से देखो तो सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, तो फिर इस मुस्लिम ब्रदरहुड को कोई अमेरिका की दादागिरी नहीं दिखती। ये अमेरिका के खिलाफ दो लाइन बोलने से डरते हैं। इसीलिए ईरान के विषय पर चर्चा करनी जरूरी है। एक चर्चा मैं करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धधकती तस्वीरें ईरान की हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, लाखों की संख्या में लोग ईरान की सड़कों पर खामेनेई के विरोध में उतर गए हैं। कहीं खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं तो कहीं उनका पुतला फूंका जा रहा है। इन सब के बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो खामेनेई के विरोध में उतर गए थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हत्याओं और कथित तौर पर दी जा रही फांसी की सजाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। लेकिन सवाल यह है कि गाजा पर आंसू बहाने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम देश और भारत में बैठे कुछ लोग आज कहां हैं? गाजा पर आंसू बहाने वालों को ईरान क्यों नहीं दिख रहा? ईरान में जलकर राख हुई इन मस्जिदों को देखिए, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। भारत में बाबरी के नाम पर रोने वाले और बाबरी पर बौखला जाने वाले मिस्टर कटोरा शरीफ, ट्रंप के साथ दावत उड़ाने वाले मुनीर, ईरान में जलती मस्जिदों पर दो शब्द क्यों नहीं कहते? कहां हैं मस्जिदों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले? वो आज ईरान की इन जलती मस्जिदों पर चुप क्यों हैं? महाभारत में सवाल यह भी है कि बुर्के और नकाब को महिलाओं की चॉइस बताने वाले, शरीयत और कुरान की दुहाई देने वाले आज इन तस्वीरों पर क्यों नहीं बोलते? ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां बुर्के, हिजाब का विरोध हो रहा है। ये महिलाएं कोई और नहीं, मुस्लिम समुदाय से ही हैं, जिन पर उनकी मर्जी के खिलाफ ये थोपा गया। ये अपनी जान हथेली पर रखकर बुर्के जला रही हैं, तो खामोशी क्यों है? इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीरें कारगिल की हैं, जहां अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इनके हिसाब से खामेनेई सही कर रहे हैं। तो सवाल है, जो हजारों लोग मारे गए उनका क्या? आज महाभारत में सीधा सवाल, गाजा पर आंसू बहते हैं, ईरान पर जुबान क्यों सूख जाती है?
बाबरी पर सदियों का मातम, पर जलती मस्जिदों पर आज की खामोशी क्यों? बुर्का चलाने पर चुप्पी, ये गुस्सा है या सुविधा से चुना गया शोर? हर मुद्दे पर नैतिकता का झंडा लेकर चलने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये सिलेक्टिव सहानुभूति क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुबई खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजिका हैं आप राष्ट्र जागरण अभियान की। मेरे साथ कारी अबरार जमाल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मेरे साथ इस वक्त सज्जाद कारगिली जुड़ रहे हैं, जो ईरान मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ पूर्णिमा नाथ हैं, जो लीडर हैं रिपब्लिकन पार्टी की, अमेरिका से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रही हैं। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इरशाद अहमद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं PMLN इस्लामाबाद से इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं। लेकिन सबसे पहले इरशाद अहमद, मैं आपको इन कराना चाहता हूं बहुत सीधे सवाल के साथ कि ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या उन मुसलमानों के लिए आपके दिल में कोई जगह है? और अगर जगह है तो फिर बोलते क्यों नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कर लीजिए। हम कोशिश ये करते हैं, पहले हम फिर तकनीकी दिक्कत है, फिर से ठीक कीजिए। जी बोलिए, अब बताइए। बोलेंगे कैसे? नहीं, मुश्किल है ना। इरशाद अहमद के साथ दिक्कत यह है कि बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या। मुसलमानों के लिए बोलना तो चाहते हैं, लेकिन सामने अमेरिका खड़ा हुआ। टेक्निकल वो टेक्निकल ग्लिच इसीलिए आ गया कि जब आपके जबान से कुछ निकलना नहीं चाहता तो वो तकनीक भी कहती है कि भाई इनको बचाओ किसी तरह से। ये क्या बोलेंगे? अभी मैं फिर से उनको जोड़ना चाहता हूं, लेकिन पूर्णिमा नाथ, चारों तरफ ट्रंप की आलोचना हो रही है इस नजरिए से कि वो किसी भी देश की सत्ता को पलटाना चाहते हैं तो इस तरह से पलटा देते हैं। अभी जो प्रोटेस्टर मारे जा रहे हैं वो भी ईरान के हैं, जिनकी सरकार है, जिनके ऊपर आरोप है कि वो कत्लेआम मचा रही है, वो ईरान के। ट्रंप कह रहे हैं कि हम रास्ते में मदद भेज रहे हैं, आप लोग इंतजार कीजिए, संस्थाओं पर कब्जा कर लीजिए, जहां डटे हैं वहीं डटे रहिए। क्या चाहते हैं? ट्रंप की मंशा क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सोचा है कभी ये धमकी और ऐसे वर्डिंग्स अगर रशिया और चाइना और इवन इंडिया से आता अमेरिकन प्रोटेस्टर के लिए? यहाँ पे 2 दिन पहले एक प्रोटेस्टर को मारा गया इन मिनियापोलिस बाय आइस, ए फेडरल एजेंट, मास्क्ड आइस एजेंट लिटरली शॉट समबडी ऑन द फेस, क्योंकि वो स्लाइट ओबीडियंस किया था। और उसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज किया था, उसमें सीधा सीधा सुनाई दे रहा था। वो आइस एजेंट ने स्पेसिफिकली बोल रहे थे और प्रोफेनिटी यूज कर रहे थे उस US सिटीजन के ऊपर, क्योंकि वो किस लिए वहाँ पे थी, क्यों थी, रियली डजंट मैटर। एक US सिटीजन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसको कोई वीसा स्टैंप नहीं कराना पड़ता है और किसी को बोल के जाना नहीं पड़ता या किसी का परमिशन लेना नहीं पड़ता। लेकिन आजकल ये सिचुएशन है, उनके मागा जो है, इनकी सपोर्टर लिटरली बोल रहे हैं कि शी इज इन द रॉन्ग। वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी? वो पेड प्रोटेस्टर है। अब पेड है ना है उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपका अधिकार है जाके किसी को मारना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जाके वहां की प्रोटेस्टर को सेव करेंगे? इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोटेस्ट और ह्यूमन राइट्स, यू नो दैट। और ये जो आपने टॉपिक उठाया आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास है, क्योंकि आज तक ये बात नहीं हुआ। सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो एजेंडा है, हड़पने की एजेंडा है, उसके बारे में बात हो रही थी। इस्लाम और बुर्का और उनकी जो एजेंडा होता है इंडिया में, ये टॉपिक अभी तक नहीं हुआ। तो लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये एब्राहमिज्म और उसके जो एक्सक्लूसिविज्म और एक्सपेंशनिज्म जो चलता है, रिलीजन को यूज करके कंट्रोल और लेते हैं और पावर हड़प लेते, दैट इज द सिचुएशन टुडे। आज डोनाल्ड ट्रंप के जैसे लोग कभी ऐसे बात नहीं करते। अगर
एब्राहमिज्म, स्पेशली क्रिश्चियनिज्म उनको ये ताकत ना मैं दे। मुमताज आलम रिजवी को इसमें ऐड जी। करना चाहता हूं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन इसका तरीका क्या मुमताज आलम रिजवी ये है कि कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो एक देश के प्रेसिडेंट सीधा आके दखल देंगे कि हम आ रहे हैं, वेट कीजिए, संस्थानों पे कब्जे कर लीजिए, जो हम चाहेंगे वो होगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। मैं एक शेर मैंने कहा था कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इनकी तिजारत हथियार है। दुनिया में जहाँ कहीं भी बवाल है उसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका है। आप ये हमले छोड़ दीजिए, अभी देखिए 25% टैरिफ जो ईरान से दोस्ती या तिजारत करेगा, 25% टैरिफ, ये टैरिफ वार जो चला रहे हैं उस पर भी तो सोचिए आप, ये क्या है। दूसरा ये कि ईरान कोई आज पहले दिन से टारगेट नहीं है, 79 से अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक इनको ये है कि जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट गुलाम है तो आखिर ईरान क्यों हमारा गुलाम नहीं है। आप देखिए सैंक्शन इतनी ज़्यादा, अगर वहाँ पे क्राइसिस है, महंगाई है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने इस पे काम किया था थोड़ा से और सैंक्शन हटाई थी और हालात कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन जब से फिर ये ट्रम्प आ गए और उसके बाद से जिस तरह से ये आए तो मेरे दूसरी बुनियाद पे मुमताज जी, मेरा बहुत टू द पॉइंट सवाल है, अगर इतनी सारी क्राइसिस है जो सारी की सारी अमेरिकन मेड है आप कह रहे हैं, तो हुजूर सुधर क्यों नहीं जाते? नहीं, क्या सुधर? नहीं, ये सुधर जाएं कि कम से कम अपनी आबादी के अंदर जो अनरेस्ट है नहीं, उनको उनके अधिकार दें। एक सेकंड रुक जाइए, ये जो बच्चियां ये सिगरेट से खामनेई की फोटो को फूंक रही हैं, ये अपने बुरके उतार कर आग में जला रही हैं, देखिए ये किस बात, ये अनरेस्ट कम से कम बुझा ले, इसके बाद आपके पास ये अधिकार होगा कि भाई ये सारा बाहर का क्रिएट। राम जी भाई, ऐसा है, वो जो तस्वीर वायरल हो रही है 2 साल पुरानी है, नंबर 1, और वो कनाडा की है। वो ये जो बुरके जला रही है, दोबारा तस्वीर दिखाइए, ये कौन सी? एक मिनट, नहीं कुछ नहीं मुझे दिखाई कुछ, देखिए बुरके की तस्वीर ऐसा है, डेमोक्रेसी में ये होता है। नहीं, डेमोक्रेसी में तो अधिकार क्यों नहीं देते? लेकिन पहले दिन से नहीं, एक मिनट, हमारे यहाँ ये अधिकार क्यों नहीं देते? एक मिनट राम जी, हाँ। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत आंदोलन चले, किसानों का भी आंदोलन चला, 1 साल आंदोलन चला, लेकिन क्या वहाँ पे इस तरह से हुआ है कि पहले ही दिन से तोड़फोड़ शुरू कर दी जाए? उसके पीछे जो लोग थे, जो मसाद ये कितने साल से चल रहा है? सुबुई खान इस पे ऐड करना चाहती हैं। अब वो आप देखेंगे तो आप सुबुई खान, अमेरिका को दोष दे देने से ईरान के हालात बदल जाएंगे क्या? सुबुई खान जी देखिए, कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से मौत टल नहीं जाती है। अगर कोई एक घटना हो तो आप कह दें, चाहे अमेरिका का नाम ले दें, हालांकि मैं मानती हूं कि दुनिया में जितनी भी देश, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, अमेरिका की दादागिरी एंड ऑल दैट, आई एब्सोल्युटली अग्री टू इट, लेकिन हर चीज को अमेरिका के पीछे छुपा देना समस्या का समाधान नहीं होगा। एक उदाहरण होता तो चलिए मुमताज भाई की बात मान लेते, येमेन हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आप कोई भी थियोक्रेटिक, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, कोई भी थियोक्रेटिक सोसाइटी, थियोक्रेसी के बेस पे जो देश बने हैं, यानी कि रिलीजन के आधार पे जो देश बने हैं, वो हर जगह पूरी दुनिया में फेल कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक्चुअली दब के रहने वाला नहीं होता। ह्यूमन बेसिक इंस्टिंक्ट स्वतंत्र रहने वाली होती है। आप कितने समय तक किसी को दबा सकते हैं, कितने समय तक आप अपनी चीजें उनके ऊपर थोप सकते हैं। यही लोग एक तरफ कहते हैं कि हिजाब, बुर्का इज अ चॉइस, और यही लोग अगर ईरान की बच्चियां बुर्का जलाती हैं और कहती हैं इट इज माय चॉइस दैट आई डू नॉट वांट टू वेयर दिस हिजाब, तो ये लोग उस बच्ची की चॉइस को दरकिनार कर देते हैं। तब आप अमेरिका पे बात करिए जी। तो हम इस दोहरा चरित्र, इस डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हैं। मुझे 30 सेकंड राम जी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, 30 सेकंड, और यही कारण है राम जी, भारत का मुसलमान क्यों खुश है? पूरी दुनिया में इवन इस्लामिक कंट्रीज बना के आपस में फिरका परस्ती में एक दूसरे को मार रहे हैं, हम क्यों सेलिब्रेटेड हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर लैंड। आप जब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, आपको तब सोचना ईरान में मुझे नहीं पता सुबुई खान ईरान गई है कि नहीं गई, लेकिन मैं ईरान जा चुका हूं
वहाँ जितनी आजादी औरतों को है जाकर के देखिए। क्या आजादी है? अरे नौकरी तो ये नौकरी एक मिनट, बुर्का और हिजाब कंपलसरी क्यों है? अरे हम क्यों कह रहे हैं कि compulsory? आप 79 का इंकलाब देखिए, वहाँ जो इंकलाब इस्लामी नहीं, क्यों? आया, हाँ। वहाँ जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया था, तो वेस्टर्न कल्चर में क्या दिक्कत है तो आपको? उसको अरे नहीं, कल्चर तो अपने ऊपर है ना, मुझे किसका कल्चर लेना तो है? हम कह रहे हैं कि ठीक है, तो अरे अब मैं शर्ट पहन के बैठा हूं, ये मेरी चॉइस है, मैं कुर्ता पहनूंगा मेरी चॉइस होगी, मैं टी शर्ट पहन के बैठूंगा मेरी चॉइस है। वहां शराब बैन है, वो उनका अपना कानून है। हाँ, उसमें तो अमेरिका हमला कर देगा। आज अमेरिका नहीं, अमेरिका हमला नहीं कर देगा। मेरा पॉइंट ये था, मेरा ये पॉइंट था कि आप अपनी आबादी को इस मुहाने पर क्यों लेकर जाएं कि उनमें अनरेस्ट हो जाए। मेरा पॉइंट एकदम क्लियर। अरे कैसे नहीं है? इसको खारिज कर देखिए, इसको आप खारिज करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, आप कह रहे हैं कोई अनरेस्ट नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रिपोर्ट्स बता रही है कि 2000 से 12,000 लोग कत्ल कर दिए गए भाई साहब। 2000 से 12,000 लोग। सरकार ने दी रिपोर्ट, नहीं सरकार ने रिपोर्ट दी। कौन जब हम बताते हैं गाजा में 70-80 आप जालिम से ये पूछने जा रहे हैं कि तुमने जुल्म कितना किया? कहा जा रहा है कि आप जालिम से पूछने जा रहे हैं, आप जालिम से पूछने जा रहे हैं कि जुल्म कितना किया? जालिम नहीं, जालिम रिपोर्ट देगा क्या? नहीं, जालिम आप कैसे कह सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जालिम इजराइल जो लोगों की कफन ढकी लाशें हैं, वहां पे कितने बम गिराए? मैं बोलता हूं ना, जालिम है। तो आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को बोलने में? एक मिनट, मैं पॉइंट के लिए दूसरे मेहमान के आप पास एक उसको जालिम नहीं मिनट। करे, आप कहिए इजराइल जालिम है। राम जी कहिए आप इजराइल जालिम है। आपको कुछ नहीं, समझ अभी में नहीं कहिए आ रहा। आप आपको एक उसी समझ अंदाज में में कहिए जैसे ईरान का। अरे भाई आप कहिए कि आप इजराइल जालिम है। आप कहिए हमास जालिम है। कहिए आलिम, आप कहिए हमास जालिम है। नहीं, बिल्कुल आप हमास जालिम मारा तो जालिम है। तो फिर आपको क्या तकलीफ है? कहिए ना, आपको क्या तकलीफ है? हमने कह दिया कि अपने देश की सुरक्षा में, अपने देश की सुरक्षा में, एक सेकंड, आपको समझ नहीं आया। गलत बात है ये, अपने देश की बात है। सुरक्षा आप कहिए इजराइल जालिम है, आप नहीं कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। मैं क्यों कहूंगा? ईरान को कैसे कहते? मैं क्यों? ईरान को इसलिए अपने लोगों को मार रहा है। ईरान जो अरे अपने लोगों को मार रहा है भाई, दूसरों को मारे तो अपने लोगों को मार रहा है। दूसरों को मारे तो जाए। अरे हमारे देश पे हमला करोगे तो हम क्या करेंगे? हमारे देश पे हमला करोगे तो हम क्या करेंगे? हमारे देश पे हमला करोगे तो मैं क्या करूंगा? अभी ये पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान के लोग मेरे एक सेकंड, आप किसकी गुलामी? किसकी गुलामी? बिल्कुल किसकी गुलामी? कहिए जालिम। ईरान को आपने कहा ठीक कहा, क्यों कहूं? इजराइल को कहिए कि क्यों कहूं? क्यों ने कहा? इसलिए अरे गाजा में मारा ना, आप नहीं एक मिनट, मैं समझा रहा हूं इनको। यही है गुलामी। चैलेंज शायद समझाएंगे। यही चाहता है इजराइल। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन क्या लूं मैं? पाकिस्तान ने आपके ऊपर, एक मिनट, पाकिस्तान ने, अरे सुनिए ना भाई, पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। हमारी फौजों ने उसको जाके मारा। क्या हमारी फौजें जालिम हो गई? हमारी फौजों ने जाके वहां अटैक किया, क्या हमारी फौजें जालिम हो गई? हिंदुस्तान, क्या फौजें जालिम हो गई? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तानी बच्चों को मारा। आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। अरे आपको भी शर्म आनी चाहिए। अजीब बात कर रहे हो। आप ऊपर हमास का, अरे मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ और भी मेहमान है। आप ऊपर सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ऊपर हमास का हेडक्वार्टर चलाएंगे, उसके ऊपर अस्पताल बनाएंगे और फिर बताएंगे कि हमास पे अटैक क्यों किया। मुआवजा कर रहे हो आप कह रहे हैं हमास पे अटैक क्यों किया? नहीं, आप अस्पताल के नीचे हमास का अटैक, अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा बनाओगे क्या? पूरा गाजा। और ये नहीं दिखता आपको इनको जालिम कहने में एतराज है? जालिम आप नहीं कहो। अरे वो कफन की तस्वीरें जरा दिखाइए, आपको कफन की तस्वीरें दिखाइए, ये क्यों जालिम नहीं है? ठीक है कर्नल शरण सिंह, तो आप क्यों नहीं कह रहे ईरान को? क्या तकलीफ है? हम कह रहे हैं आपको ईरान को कहने में क्या दिक्कत है? मैं जर्नलिस्ट हूं भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं भाई। अपने देश की सुरक्षा में जो देश कदम उठाए समझ में आता है। नहीं, अगर सुनिए, अगर यही अमेरिका, एक सेकंड, अगर यही अमेरिका जाके लादेन को मारता है तो मैं अमेरिका को जालिम नहीं बोलूंगा। मैं अमेरिका को तब जालिम नहीं बोलूंगा। अरे आपको समस्या क्या है? अरे आधे से ज्यादा हमास खत्म हो गया, आधे से ज्यादा हमास खत्म हो गया। नहीं, कर्नल शरण सिंह खत्म करते ना, गाजा तो पूरा खत्म। कर्नल शरण सिंह, मुमताज जी, राम जी, अगर आवाज उठाने का कंपटीशन है तो मैं इसके लिए पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। मैं ट्रेंड सोल्जर हूं, मुझे आवाज उठानी आती है, लेकिन आवाज उठाना आपकी डेस्परेशन दिखाता है। एंड मैं मुमताज से रिक्वेस्ट करूंगा, हम हमास के ऊपर, इजराइल के ऊपर एक और डिबेट कर सकते हैं। इस समय डिबेट चल रही है सिर्फ और सिर्फ ईरान की सिचुएशन।
हम ईरान के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अपने कमेंट्स उस पर डालेंगे। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दिए, मैं दोनों, मतलब इंडिया जैसी कंट्री एक्चुअली सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर के करेक्ट वो एनालिसिस दिया जा सकता है। हम ट्रंप के फैन नहीं हैं, ये सबको मालूम है। हम ट्रंप की किसी भी पॉलिसी, और वो जो अभी मैडम बता रही थी रिपब्लिकन वाली, मैं उनको बता रहा हूँ, आपके जो कांग्रेस पर्सन है उनको तो यार सुन मुमताज हाँ जी जी, मैं मतलब मेरे वाला तो मैं ही जानूंगा ना, आप मेरे लिए मत बोलें तो ज्यादा अच्छा है। वो मैडम ठीक बोल रही है, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ और सबको बताने की, भाई ट्रंप ने तो अपने ही कांग्रेस मैन को वार्निंग दे दी कि आपको गायब कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। ये भी आपका रियलिटी है। तो ईरान कहाँ से आ गया? देखिए, ईरान में जो इस समय प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो ये है, ट्रंप चाहते हैं तख्ता पलट हो, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या दिखना नहीं चाहते। पहली बात ये जो बात चल रही है कि इतने लोग मारे, इतने हुआ, क्या बोला था ट्रंप ने? अगर किसी भी तरह की कोई जाति हुई तो हम इंटरफेयर करेंगे। जाति कब होगी? 1 के मरने पर, 100 के मरने पर, 10,000 के मरने पर, 20,000 के मरने पर जी। अगर ये पैरामीटर है तो ये पैरामीटर तो कभी खत्म होगा नहीं। मुझे लगता है इस समय ट्रंप कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आग और भड़के और इस आग को पूरी दुनिया सपोर्ट करे, अगेंस्ट हो जाए, और वहां जाकर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल आएगा कि जहां पर के यूएस अपना रोल अदा करे। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए, अगर ये सिर्फ तख्ता पलट वाली है, तो तख्ता पलट तो वेनेजुएला के लिए भी बोला गया था, हुआ कुछ और ऑन ग्राउंड। देखिए, मैं कहता हूं बहुत सस्ते छूटेंगे ट्रंप कि सिर्फ तख्ता पलट हो जाए जी, क्योंकि वो बूट्स ऑन ग्राउंड, आई थिंक वो हमारी नेता मैडम जो है रिपब्लिकन वाली, वो ज्यादा अच्छा बता देंगी कि क्या यूएस को कोई भी बॉडी बैग मंजूर है या नहीं। सारी तकलीफ सज्जाद करगिली को इन कराइए, और साथ में मैं चाहता हूं पूर्णिमा नाथ इसको रिस्पॉन्ड करें। पूर्णिमा जी। यस जी, मुझे एक क्वेश्चन है सर से। सर, आपने बहुत खूबिया से बोले, बहुत अच्छा लगा, शांत करवाया कुछ पैनलिस्ट को। यहाँ पे कौन से कांग्रेसमैन को मारने की धमकी दिया? मेरे रेडर पे तो वो आया नहीं। मुझे थोड़ा सा उसके विस्तार में बोलेंगे तो सही रहेगा। वी विल सेंड इट टू यू, हम आपको भेज देंगे। हमारे यहाँ पे इतना तो पता है कि एक्चुअली जो डिसेंट कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ और काफ़ी सारे और हैं, उनका बहुत धमकियाँ सुनना पड़ता है, रिपब्लिकन पार्टी से भी, मागा बेस से भी, और मेरे ऊपर मेरे जैसे लोगों तो एक एक्स्ट्रा लेयर का धमकियाँ आती है, क्योंकि मैं वाइट स्किन वाले नहीं हूँ और मेरा एथनिसिटी इंडियन है और मैं हूँ हिंदू। कन्वर्शन मेरे रेडार पे नहीं है, ना मैं करना चाहती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये सिचुएशन हो चुका है कि अगर आप नॉन क्रिश्चियन हो, नॉन वाइट हो, और एथनिसिटी अगर खुदा ना करे आपकी एथनिसिटी इंडियन हो जाए, सोमालियन हो जाए, एशियन हो जाए, आप तो बेसिकली कैट्स और डॉग्स खाते हो, आप स्कैमर्स हो, आप फ्रॉडस्टर्स हो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमारे ऊपर तो टारगेट किया जाता है क्योंकि हम लोग फिल्दी है, हम लोग प्रिमिटिव है, हम लोग सैवेजेस है, हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, हम अमेरिकन कभी बन ही नहीं सकते। तो ये तो एक एडेड सिचुएशन है, कभी इसके ऊपर अब शो करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, दे आर एक्चुअली गेटिंग टारगेटेड। उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, उनको पद से निकाला जा रहा है, वो वापस इलेक्शन के लिए ठीक है। यस ऑफ कोर्स 100%। दीप्ति तनेजा, दुनिया एक चश्मे से हर चीज को तो कभी देखती नहीं, और जहां अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहां पे सारी चीजें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती हैं पूरी दुनिया को। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, ये इतना सारा नरसंहार ईरान के अंदर चल रहा है, या इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप को सीधे दखल देने का मन कर गया है? राम, बिल्कुल जो बात आपने बोली और जो बात मैं आ रहा हूं सज्जाद, आपके पास तुरंत आ रहा हूं। यस दीप्ति जी।
जो बात आपने बोली और जो बात पूर्णिमा जी ने बोली, वही बात एक्चुअल में फैक्ट है कि अमेरिका को शौक है अपने यहाँ तो एथनिसिटी का डंका बजाते रहने का, लेकिन दूसरों की जब एथनिसिटी की बात आए उसमें हस्तक्षेप करने का, दखल अंदाजी करने का। ईरान में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक बात है, उसको बिल्कुल जस्टिफाइबल वो है ही नहीं, लेकिन वो ईरान काइंड ऑफ सेल्फ गोल करके बैठ गया है, क्योंकि अमेरिका को वहां पे तेल भी दिख रहा है, उस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता राम। क्योंकि अगर आप कोंगो देखें, सोमालिया देखें, सुदान देखें, इतनी सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, खास करके अफ्रीका में, जहां पे सिविल अनरेस्ट, एथनिसिटी की लड़ाइयां, दुनिया भर की चीजें वहां इंटरनली चल रही हैं। तो वहां पे ट्रंप साहब को क्यों नहीं दिखता है कि वहां जाके भी जरा एक ह्यूमैनिटेरियंस की बात कर लें, वहां पर भी महिलाओं की सुरक्षा की, बहुत सारी चीजों की, डेमोक्रेसी की बात कर लें। वहां क्योंकि उनको तेल नहीं दिखता, गैस नहीं दिखती, रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दिखते, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो हो रहा है ईरान में वो बहुत शर्मनाक है, किसी एंगल से वो जस्टिफाइबल नहीं है। मैं बहुत हैरान हो रही थी जो पैनलिस्ट उसको जस्टिफाई कर रहे थे, सर वो बिल्कुल किसी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है। एज अ फीमेल माई सेल्फ, जो खुद एक मुसलमान यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि ऐसे मत कीजिए और वैसे मत कीजिए, सर थोड़े दिन आप उन रिस्ट्रिक्शंस में जी लीजिए ना। मैं आपके उन पैनलिस्ट का नाम नहीं जान रही, सॉरी, जो बोल रहे थे कि उनको नौकरी करने की इजाजत दी जा रही है। सर कम ऑन, देखिए अगर आप मेरी बात कर रही हैं, जी एक सेकंड, मैं सज्जाद को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। मैं आप नाराज मत होइए। देखिए ये अरे एक मिनट, सज्जाद को इन कराना चाहता हूं। नहीं पहनना, उसकी इजाजत क्यों लेती हैं? उनसे इजाजत लेंगे क्या? हम किसी से भी इजाजत लेंगे? सज्जाद को इन कराना चाहता हूं। सज्जाद करेंगे। पॉइंट बहुत सीधा है, पॉइंट बहुत सीधा है कि अगर आप दुश्मन के निशाने पर हैं, जिसको कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं कि यह सारा अमेरिकन इंटरफेरेंस के बिना हो नहीं सकता, अगर आप दुश्मन के निशाने पर हैं तो कम से कम अपने लोगों को साथ लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और उनकी खुशियों का, उनकी चॉइसेस का ध्यान रखेंगे, या उन पे अपनी सत्ता का जो एक तरह से कहते हैं कि वो जो फौज के बूट्स हैं उनके तरह तले उनको कुछ लेंगे। सज्जाद करगिल जी, पहली बात तो यह है कि हमें, जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमें ईरान को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 1979 से जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया, उसके बाद जब रेफरेंडम होता है, लोग एक सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। 2009 में भी एक अटेम्प्ट हुआ जिसे वेलवेट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया मीर हुसैन मूसवी के दौर में, और तब से लेकर यह सिलसिला वक्तन फवक्तन प्रोटेस्ट होते रहे ईरान में। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं है, बट दो चीजें हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहे हैं? सरकार के खिलाफ। सरकार किसकी है? मसूद पेज़ेश्कियान की है। आयतुल्लाह खामेनी सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सुप्रीम लीडर है। जिस तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वैसे ही आयतुल्लाह खामेनी ईरान के, क्योंकि वहाँ के सिस्टम के मुताबिक वो वली फकी, एज ए वली फकी वहाँ पे रूल करते हैं। बट अब वेस्टर्न मीडिया इसको सीधा डायरेक्टली खामेनी वर्सेस उसको एज ए गवर्नमेंट बना करके प्रेजेंट कर रही है, जबकि मसूद पेज़ेश्कियान की जो गवर्नमेंट है, जिसे रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है, जिसको अमेरिका सपोर्ट भी कर रहा था, जिनकी पार्टी को इलेक्शन के दौरान, अब वहां डॉलर की कीमत ज्यादा होने और जो रियाल है उसकी कीमत कम होने की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच में जब लोग क्लेशनकोव लेके घुसे, लोग मस्जिदों में घुसे, लोगों ने लोगों को मारना शुरू किया, उसके बाद सिक्योरिटी के वहां पे चैलेंजेस खड़े हुए। आपको याद होगा हमारे देश में भी प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे देश में कभी इस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होता कि लोग जाके घरों को आग लगाएं, मंदिरों को आग लगाएं, मस्जिदों को आग लगाएं। यहाँ उसके बाद सिक्योरिटी को अलर्ट होना पड़ता है, लेकिन वहां बाज़ाबिता टेररिज्म किया गया। और आपको मालूम है कि एक मुल्क हमारे हमसाये में भी है, पाकिस्तान, जहां के लोगों ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की भी मांग की। जहां अरे बिल्कुल आपने सही मौका, मैं तो भूल ही गया था कि इरशाद अहमद भी मेरे साथ पैनल में है। बिल्कुल सही टाइम पे आपने याद दिलाया। इरशाद अहमद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना जरा माइक दुरुस्त कीजिए। और ये नोबेल पीस प्राइज के दावेदार आप यही, ये इरशाद अहमद के साथ सज्जाद को लेके आइए। इरशाद अहमद जी, ये नोबेल पीस प्राइज के जो दावेदार हैं ट्रंप, ये ईरान में जो कर रहे हैं, इसके बाद इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाए? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि नोबेल इनाम तो उनका बनता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हाथों बचाया, क्योंकि इतनी बड़ी शिकस्त हिंदुस्तान को होनी थी, आपकी इज्जत बचाई। नोबेल इनाम तो आपको देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए कि वो ट्रंप। अरे इरशाद अहमद, थोड़ा मुसलमान होने का तो धर्म। दूसरी बात यह है
दूसरी थोड़ा बात यह है कि मुसलमान आप होने का तो बात धर्म कर निभा रहे लो थे शुरू में। है। अभी जरा मुझे बात आपको करने केवल दीजिए ना। हिंदुस्तानी दिख रहा है, चर्चा ईरान की हो रही है और चर्चा हो रही है ट्रंप की। मैंने दोनों सवाल उसी हवाले से पूछे। आर्मी चीफ पे बात की, आप जरा सुने, आप मुझे बोलने दें, एक मिनट सुने बोलने क्या दीजिए। सुने इरशाद भाई, नहीं लड़ सकते हमारे आप हिंदुस्तान कर्नल की बात सिकंदर कर की रहे भी हैं। चीजें क्या निकल बात गई। कर रहे हैं? सिर्फ मुझे एक मिनट बोलने दें, मैं तो आप पूरा बोलिए, लेकिन ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ और खैरात चाहिए क्या? चीजें निकली ट्रंप के आपकी। बारे में नहीं बोलेंगे, ट्रंप के बारे में नहीं मैं ही बोलेंगे। कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, देखें आपने पहले मेरे अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में, वजीर आजम के बारे में भी बात की कि उन्होंने डिनर किया जाकर के व्हाइट हाउस में। देखें, क्योंकि एक जीत का जश्न था, पूरी दुनिया ने मेरे सरबराहान की दावतें की, हम दावतों के काबिल थे। तो अब एक मिनट एक मिनट मुझे बताओ, एक मिनट सुने। इरशाद अहमद, अरे मैं तो, अरे सुनिए इरशाद अहमद, अरे दुनिया के सबसे बड़े विजेता, एक सेकंड सुनिए ना, दुनिया के सबसे बड़े विजेता आपके जो फील्ड मार्शल हैं, वो ईरान में जाके क्यों नहीं बचाते हैं ईरान को? देखें, वो क्यों नहीं बचाते हैं ईरान में जाके? ईरान में भी ये ब्रदरहुड से बाहर हो गया, ये उम्मा से बाहर हो गया, ये उम्मा नहीं रहे अब, ये ईरान वाले बोल रहे हैं मेरे एक कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप कल के दिन पैसा देना बंद कर देगा तो वर्दी पे प्रेस होनी बंद हो जाएगी। ये वर्दी का प्रेस करवाना है तो पैसा अमेरिका से चाहिए भाई। बराबर 6 लोगों ने बोलना शुरू किया। सिर्फ मुझे 1 मिनट देने, 60 सेकंड दीजिए। हमने तो 40 मिनट से मैं आप लोगों का झूठ सुन रहा हूँ। देखिए बकरना शैलेंदर, 1 मिनट जरा खामोश हो जाइए। सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 सेकंड भाई हमने शुरुआत चलें जी, सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर कारी अबरार जमाल मेरे साथ हैं। सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सज्जाद की बात राहील शरीफ की क़यादत में मुझे पूरा बोलने नहीं दिया आपने। की फौज बनाई सौदी अरब की क़यादत में राहील शरीफ को लेकर के, और यमन पे चढ़ाई की, उस वक्त इस्लाम याद आया। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की, तो मैंने अभी जब बात बात आती है, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो आप यूएन में जाके शोर करते हैं। जब व्हाइट हाउस के डिनर की बात की, जब जुंदुल्लाह परवान कराना था, पहनाने की बात की, ईरान में इंटरवीन करवाना था, वो आप कर मेरे दरमियान में इस तरह चिल्लाहट शुरू हुई आप लोगों की। अरे इरशाद भाई, आपको कुछ भी समझ नहीं आना, इरशाद अहमद को कुछ भी समझ नहीं आना। ये सज्जाद करगिल ही बोल रहे हैं, उनकी बात जरा सुनिए जी। करगिल के रहने वाले भाई जी, मुझे पहले बोलने दें, मेरी बात। अरे करगिल के रहने वाले, उनकी बात तो सुन लीजिए। क्या मेरा सच नहीं सुनेंगे? मैं आपका, अरे वाह भाई, आपका सच तो पूरी दुनिया देख रही है ना। मुझे आपकी सच तो पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका खुलेआम ईरान को धमकी दे रहा है। आपका सच सारी दुनिया देख रही है कि आप 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। आपको मैं बोलता हूं, अभी जरा सुनिए। हाँ। देखिए, एक तो ट्रंप ने ये कहा है कि वहां अमन होना चाहिए, तो अमन होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा इसलिए अमन होना चाहिए। ये पाकिस्तान की हालत है भाई, ये पाकिस्तान की हालत है। कारी अबरार जमाल जो जमीयत हिमायतुल इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं, अरे सुनिए भाई, आपको मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? आपको मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? इनको 1 सेकंड सुनिए। ये कारी अबरार जमाल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात सुनिए। कारी जी, देखिए, ये जो पाकिस्तानी एंकर बोल रहे हैं, मुझे पूरा बोलने नहीं देते। मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते इनको बताना चाहता हूं जी कि इनके पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और भारत ऐसा देश है जिसका जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म तय है उसकी मृत्यु भी तय है। तो पाकिस्तान को तो एक दिन समाप्त होना ही है, इसलिए ये भारत की तरफ इस तरह की बातचीत, भारत के ऊपर टिप्पणी ना करें। आपको वो ईरान आज डिबेट हो रही है, वो ईरान पर हो रही है, इसमें आप अपनी जीत का जश्न, आप इसमें जीत की जश्न की बात मत लाएं। आपके नेता में तबाह बर्बाद करना था आपने, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांगता है जाकर ट्रंप के, आपने पांव पकड़े ट्रंप के, पूरी दुनिया में भीख मांगता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में भीख मांगता है। अदरवाइज मैं भिखमंगा पाकिस्तान बताएगा, हिंदुस्तान में भिखमंगा पाकिस्तान बताएगा क्या भारत को? और बताना था कि पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है। अभी 1 मिनट, मैं 2 लोगों के इन कराना चाहता हूं। इनको देखिए, इनको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए मैं बता रहा हूं। 1 सेकंड, अभी इरशाद अहमद जी थोड़ी देर रुक जाइए। मैं दूसरे मेहमान कर्नल शैलेंद्र और सज्जाद 2 लोगों को लेके आइए, सुबुई को भी लेके आइए। ये वजह क्या है? ये वजह क्या है? ये इस्लामिक कंट्रीज जो ये चाहती हैं कि शरीयत के लिए, उम्मा के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, वो क्यों कभी इकट्ठे नहीं होते?
उसका रीजन इसी में छुपा हुआ है, वो आपके सामने। सुबह इस पे सुबह, एक सेकंड रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ भाई, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। आपको केवल ट्रंप चालीसा पढ़नी है, यहाँ बैठ के तो पढ़ते रहो भाई। ये ट्रंप की बंदगी का चैनल नहीं ना, ये दुनिया को समझने और समझाने वाला चैनल है। ये ट्रंप की बंदगी में चालीसा नहीं पढ़ते हम लोग यार। सुबह मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप की बंदगी नहीं, आप बोलो जी, ट्रंप के आप इनकी या तो आवाज कम कराइए प्लीज। हाँ प्लीज, इनको जरा डाउन कीजिए प्लीज। हाँ सुबह जी जी। देखिए, मैं इन लोगों को इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, जो टॉक्सिक लवर्स होते हैं ना, जो फेस वैल्यू पे तो लगते हैं कि आपके हितैषी हैं, बट एक्चुअली आपके सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। इन लोगों का सिर्फ नारा इस्लाम है, इन लोगों की नीयत मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना नहीं है। इन लोगों की नीयत है इस्लाम को इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट यानी एक पॉलिटिकल स्टेट बनाना। और मैं तो आपको पूरी दुनिया का इतिहास उठाने को कह रही हूं, जहां जहां इस्लाम इस्लामिक स्टेट बन गया, पॉलिटिकल स्टेट बन गया, वहां पे बर्बाद है, या तो आपस में लड़ रहे हैं या दूसरे मजहब को, दूसरे रिलीजन्स को, दूसरी सिविलाइजेशंस को खत्म कर रहे हैं। जहां पे पॉलिटिसाइज हो गया और जहां पे मजहब बन के रहा, जैसे कि भारत, वहां पे सुरक्षित भी है, सम्मानित भी है, छाती पे तिरंगा लेके माथे पे तिलक लगा के भी घूमता है, मस्जिद भी जाता है, मंदिर में भी माथा टेक देता है। बिकॉज बेसिक ह्यूमन नेचर यही होता है। आप एक समय तक ही मर सकते हैं या मार सकते हैं या बट और ये मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मेरे पास आज समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है। मुमताज आलम रिजवी, अरे बोल देंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैंने शुरुआत में केवल 2 बातें कही थी कि इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, इसलिए आपको इस स्वतंत्र नजरिए से ईरान और अमेरिका दोनों को समझना पड़ेगा। रिपब्लिक भारत पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। साहित्य, कला और सिनेमा जगत की हस्तियां संगम की शोभा बढ़ाएंगी, तो तैयार हो जाइए 16 जनवरी को साहित्य के सबसे बड़े मंच में शामिल होने के लिए। संगम 2026 में आपका स्वागत है रिपब्लिक मीडिया हेडक्वार्टर नोएडा में। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH